सर जो बानी पीटीआई हैं उनका खान साहब का अलमिया ये है कि हिस्ट्री उनको पता नहीं है। 1997 के जो अखबारात हैं आज भी हमारे यहाँ कराची की लीडिंग लाइब्रेरीज में आर्काइव्स में पड़े हैं। उसके अंदर नवाज शरीफ को जो है इसी तरह से हीरो बना के पेश किया जा रहा था। इसने वोट लिए कि जितने कभी कायद-ए-आज़म साहब ने भी नहीं लिए थे। बाइडन के अमेरिका में और मौजूदा ट्रंप के अमेरिका में क्या फ़र्क है? जी, प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट ट्रंप की सियासत में ये फ़र्क है। पाकिस्तान की जो सियासत है ये ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को जो है वो अक्कासी करता है। जब आप बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स लेते हैं तो या तो बहुत आप कामयाबी की तरफ जाते हैं और या आप जो है बहुत ही बुरे नताइज भी निकलते हैं। जब उनकी शमशीरें म्यान में होती थी तो ज़बान उस वक्त तलवार का काम कर रही होती थी, गुफ्तगू फिर भी यही होती थी। जो बुनियाद है और स्टार्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान हैदर और आज मेरे साथ एक दिलचस्प शख्सियत मौजूद है। दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एज अ पॉलिटिशियन है, सियासतदान है। आपके ख़ानदान से करीबी वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, लेकिन आपने अपनी तरजीहात थोड़ी मुख्तलिफ रखी हुई हैं और मुख्तलिफ क्यों रखी हुई हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान से ज़्यादा दिलचस्पी अमरीका के सियासत में रखना, इसकी क्या वजूहात हैं इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चूँकि जो यूएस चैप्टर है उसमें आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं वहाँ कर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वहाँ आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी और मौजूदा पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है, उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। खुशाब से आपका ताल्लुक़ है और वहाँ की सियासत में काफ़ी असर व रसूख भी रखते हैं, ख़ानदानी तौर पर भी और ज़ाती तौर पर भी। मलिक मोहम्मद अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच इरफान हैदर भाई। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि यहाँ कराची में आपसे मुलाकात हुई और फिर आपने टाइम दिया, मैं इसके लिए बहुत मशकूर हूँ। नहीं, मशकूर आपके लिए भी आपने टाइम दिया क्योंकि आप कभी कभी आने वाले हैं। अच्छा, बहुत दिलचस्प है जो मैंने आपके बारे में जाना और जानने की कोशिश की। तालीम हासिल करने के लिए आप अमेरिका गए? जी। और उसके बाद अमेरिका में ही आपकी दिलचस्पी इतनी बड़ी, वहाँ की पॉलिटिक्स में बढ़ी, वहाँ आप कॉलम्स भी लिखने लगे, वहाँ आप वहाँ की सियासत को जानने लगे सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान की सियासत को बेहतर कर सकूं, या वहाँ की सियासत में आपकी वैसे दिलचस्पी बन गई? इरफान हैदर भाई, मेरी जो बुनियाद है और स्टार्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ और मैं जो है पीपल्स पार्टी की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है PYO, जिसको पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, मैं उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और उसके बाद मैं जो है उसका मेंबर पंजाब काउंसिल जो हमारी वो भी एक बड़ी मेन बॉडी है, उसका भी मैं मेंबर था। तो मैं कोई मेरे वालिद साहब का ये एक बड़ा यकीन था, वो पहले कोई जवानी में गए थे इंग्लैंड में, तो वो कहते थे कि जी जो यंग लोग हैं उनको जो है वो ओवरसीज़ का तजर्बा जो है वो लेना चाहिए। तो मेरी उम्र 17 साल थी तो मुझे जो है वो स्पेन में भेजा गया और जिस एरिया में मैं रहा वो एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स जो रिटायरीज़ थे वो उस एरिया में रहते थे। तो मेरी एजुकेशन भी पहले ईस्टर्न कॉलेज की थी, तो फिर मैं जब ब्रिटिशर्स के दरमियान रहा तो मेरी जो है वो लैंग्वेज जो है बोलने की जो सलाहियत है वो आम लोगों से बहुत बेहतर जो है वो होगी। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर जब पीपल्स पार्टी में मैं जो है मेंबर पंजाब काउंसिल था तो एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एक एडवाइज़र थे, उनका नाम था शेख मंसूर अहमद। शेख मंसूर वो जरदारी साहब के भी बड़े क्लोज़ दोस्त भी थे और दोनों ही उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे। तो शेख मंसूर अहमद साहब की हिस्ट्री ये है कि वो 8 साल जो है उन्होंने जनरल ज़िया के दौर में जेल भी काटी थी। तो उन्होंने मुझे जो है वो इस्लामाबाद में मैं गया हुआ था अपने किसी ज़ाती काम के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने जो है 1-2 डिप्लोमेट्स को बुलाया हुआ था, मुझे भी उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने जब मेरी वो अंग्रेज़ी देखी तो वो डिप्लोमेट्स ने कहा कि जी आप इस बंदे को आप जो हैं वो ओवरसीज़ की जो पीपल्स पार्टी की फॉरेन अफेयर कमेटी है उस लाइजॉन में आप लेकर आएँ।
तो शेख मंसूर साहब ने मुझे जो है उसका मेंबर बनाया और मैं फिर इस्लामाबाद में जो है अपने ज़िले से मैं जाता था 1-2 दिन के लिए वहाँ पे जो भी उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गवर्नमेंट थी और मैं वहाँ पे जाके शामिल होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस बात की समझ आई कि हमारी जो सियासत है वो जब हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है। तो वहीं से फिर जो है मेरा और शेख मंसूर अहमद साहब का जो है हमारा प्लान बना कि हम इकट्ठे जो है वो वाशिंगटन डीसी जो है वो जाते हैं और जाके विज़िट करते हैं। जब हम पहली दफ़ा वाशिंगटन डीसी में पहुँचे तो वहाँ पे एक बड़े सीनियर स्कॉलर थे, उनका नाम प्रोफेसर स्टीफन कोहन था। स्टीफन कोहन जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से जो है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में एक उनका वो एक संगे मील और बुनियाद का उनका जो है वो नाम है और उनकी जो रिसर्च किताबें हैं वो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया के स्कॉलर्स जो हैं वो पढ़ते हैं। उन्होंने वहाँ पे हमें वेलकम किया और फिर खाने पे इनवाइट किया, फिर ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में उन्होंने बुलाया, फिर वहाँ से हम जो है वो हेरिटेज इंस्टीट्यूट एक और मैं ये सारे मुश्किल नाम आप बहुत सारे ले रहे हैं तो मैं कहाँ एक खुशाब का एक पेंडू बच्चा है, मैं भी पेंडू हूँ ना। जी, जी। तो ये जब इस तरह गांव से निकलकर यहाँ तक पहुँचे आप तो ज़ाहिर है घर वालों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को बड़ा फ़ख्र भी होता होगा, यार ये बड़ा एक को मुंडा ज़्यादा पड़ गया। जी भाई, बस उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। कुछ इंसान का ज़ाती तो नहीं कोई मैं कहूँगा, लेकिन उसमें यह है कि वालदा साहिबा की कोई दुआ होती है, फिर कोई मुर्शद की निगाह होती है। असल तो चीज़ है वो अल्लाह ताला का करम होता है। अल्लाह ताला ने जो है, हम जब कुरान शरीफ पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि लोहे महफूज जो है वो हर चीज़ दर्ज है। तो इंसान की किस्मत जो है वो जिधर लिखी होती है फिर उधर जो है उस रास्ते पे अल्लाह पाक जो है इंसान को लगा देता है। वो आपने बताया फैसला आपने किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए जनरल सेक्रेटरी वहाँ ओवरसीज़ में ज्वाइन करने के लिए? जी नहीं, मैं भाई पहले तो जो है ये आपको रुदात जो मैंने सुनाई है वो तो अमेरिका पहला विजिट की सुनाई है। तो अच्छा। उसके बाद मुझे जो है तकरीबन 8 साल जो है शेख मंसूर साहब ने मुझे प्रेस मीडिया का एडवाइज़र बनाया। अच्छा। पीपीपी वाशिंगटन डीसी का, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत हैं इससे रिलेटेड। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप जी, जो अमेरिका का कैपिटल है। तो फिर मैं जो है उसका 8 साल प्रेस मीडिया एडवाइज़र रहा। वहाँ जो है मैंने जो है लोकल सतह पे काम किया। चेयरमैन बिलावल साहब वहाँ पे आए, उन्होंने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया और उस अप्रिसिएशन के बाद जो है मुझे पीपीपी वाशिंगटन डीसी का मैं प्रेसिडेंट बना। अच्छा। तो फिर मैं तकरीबन जो है वो कोई 4-5 साल में पीपीपी यूएसए वाशिंगटन डीसी चैप्टर जो अमेरिका का कैपिटल है उसका मैं फिर सदर बना और फिर उसके बाद मुझे जो है वो प्रमोट करके अब जो है प्रेसिडेंट जो है जो प्रेसिडेंट हैं वो खालिद अवान हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पूरी पीपीपी यूएसए। माशाल्लाह। अमेरिका में आपका आप बता रहे थे कि आप पहले एशियन हैं। मुझे जी वो तो ये तो है ना जी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओवरसीज़ कमेटी वो जो है वो मैं ये बता रहा था कि जैसे मैंने जो है वो पीपीपी यूएसए के हवाले से काम करना शुरू किया तो साथ ही मेरी दिलचस्पी जो है वो अमेरिकन सियासत में भी बढ़ी। तो जब अमेरिकन सियासत में बढ़ी तो मैंने फिर रिपब्लिकन पार्टी को जो है वो बतौर एक्टिविस्ट जो है मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। और उसमें फिर जो है रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की सबसे बड़ी मेजर और पुरानी और सबसे अहम सियासी जमात है। वहाँ पे मुझे जो है उन्होंने बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल पे काम करवाया। उसको हम कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि यहाँ की सियासत का जो ग्रास रूट लेवल है वो एक काउंसलर और नाज़म जो होता है यूसी का, उसको यूनियन काउंसिल जी, यहाँ तो जेलों जाना भी है, यहाँ तो बहुत कुछ है ना। तो वो इस तरह वहाँ से उसको कहते हैं प्रीसिंक्ट। तो मुझे प्रीसिंक्ट चेयरमैन बनाया गया। जो वाशिंगटन डीसी मेट्रो एरिया है उसकी सबसे बड़ी काउंटी है फेयरफैक्स। तो फेयरफैक्स की एक जो है ग्लेन फॉरेस्ट प्रीसिंक्ट था, उसका मुझे उन्होंने चेयरमैन बनाया और वहाँ पे मैंने काम किया। फिर मैं कैंपेन मैनेजर रहा, एक डेमोक्रेट पार्टी के मेयर के कैंडिडेट थे वाशिंगटन डीसी, मैंने वहाँ पे काम किया। फिर मुझे एक बहुत अहम स्टेट है रिपब्लिकन की, उसको कहते हैं साउथ कैरोलिना।
तो वहाँ पे मुझे जो है रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट थे उनका फील्ड डायरेक्टर बनाया गया। मेरे नीचे कोई 10 एक बंदों की टीम थी जिनको जो है मैं उनको मुतहरक करता था, और उसके बाद उनको जो है वो वहाँ पे अमरीकी सियासत में होती है डोर नॉकिंग होती है, और फिर वहाँ पे इवेंट्स होती हैं। तो वो सारा कुछ करने के बाद अब आके जो है उन्होंने मेरा नाम जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इनाग्रेशन कमेटी है उसमें मैं वाहिद एशियन था, वाहिद एशियन। जिसको जो है उन्होंने बनाया जी। बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं इससे पहले कि पाकिस्तान की सियासत पे आऊँ और हम इस पे बात करें, क्योंकि पहलू में एक सियासतदान बैठा हो तो ये हो नहीं सकता ना। वो एक मिसाल है कि जब जंगजू पुराने ज़मानों में जब चाय पीने या खाना खाने भी बैठते थे तो उनकी गुफ्तगू जो है, जब उनकी शमशीरें म्यान में होती थी तो ज़बान उस वक्त तलवार का काम कर रही होती थी, गुफ्तगू फिर भी यही होती थी। तो मलिक साहब से मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले कि पाकिस्तान की सियासत की तरफ हम आएँ, अमेरिका में आपने वक्त गुजारा, वहाँ की पॉलिटिक्स में आपने इंटरेस्ट लिया, उसमें शामिल हुए। बाइडन के अमेरिका में और मौजूदा ट्रंप के अमेरिका में क्या फ़र्क है? और अगर हम कंपेयर करें अमेरिकी सियासत को तो पाकिस्तान और अमेरिका की सियासत में क्या फ़र्क है? जी, प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट ट्रंप की सियासत में ये फ़र्क है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन थे उनकी एक बहुत लंबी और तवील तारीख़ है इक़्तिदार के हवाले से। वो बहुत लंबा अरसा जो है अमेरिकन इक़्तिदार का हिस्सा रहे। पहले वो कांग्रेसमैन रहे, अहम जो कमेटीज़ हैं उनको सर्व करते रहे, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी थे प्रेसिडेंट ओबामा के साथ। तो उनका एक बड़ा लंबा तजर्बा है सियासत के हवाले से। तो उनकी जो सियासत है वो इक़्तिदार बेस्ड और जो स्टेट होती है उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र, जिसको नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, उसकी बेस पे थी। और उनकी जो वोटर बेस है वो सारी डेमोक्रेट पार्टी के हवाले से है। इसे कंजर्वेटिव सियासत कहा जा सकता है? कंजर्वेटिव जो हैं वो डेमोक्रेट पार्टी के नहीं हैं, कंजर्वेटिव जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के। डेमोक्रेट वाले जो हैं वो मोर लिबरल और प्रोग्रेसिव अपने आप को कहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने तो सारी दुनिया को आते ही हैरान कर दिया, जिस तरह के बोल्ड फैसले लेते हैं, जिस तरह की वो कुछ भी कह जाते हैं। जो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है, वो जो कंजर्वेटिव बेस है रिपब्लिकन्स की, वो सारी की सारी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो रवायती सियासतदान जो हैं वो लेने से हचकचाते हैं। तो ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जब आप बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स लेते हैं तो या तो बहुत आप कामयाबी की तरफ जाते हैं और या जो है बहुत ही बुरे नताइज भी निकलते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नताइज कैसे निकले। अच्छा, और पाकिस्तान की सियासत से हम, चूँकि आप पाकिस्तान की सियासत देख चुके थे, अमेरिका की सियासत में आप एक्टिव हैं, आप क्या फ़र्क क्या, बुनियादी फ़र्क क्या है कि हम पीछे हैं? सर, उसमें ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है ये ब्रिटिश कलोनियल सिस्टम को जो है वो अक्कासी करता है। अभी भी आप देख लें, आप कश्मीर से शुरू हो जाएं, आप पंजाब से होते हुए, KPK से होते हुए, बलूचिस्तान से होते हुए, सिंध से होते हुए आप कराची तक आएँ, तो मेजॉरिटी जो ख़ानदान हैं जो सियासत पे काबिज़ हैं वो तमाम के तमाम जो हैं ब्रिटिश एम्पायर को सर्व कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके जो फादर थे, उनके ग्रैंड फादर जो थे, उन्होंने पुराने वक्त में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको उन्होंने बड़े करीबी दरीना तलक़ात थे और उन्होंने उनको इक़्तिदार में जो है वो रखा। इसी तरह से और भी जो काफ़ी फैमिलीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जिनकी रूट्स जो हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ जो है वो मिलती हैं। और फिर ब्रिटिश एम्पायर के जाने के बाद जो है जो इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की बनी वो भी ब्रिटिश ही इन्फ्लुएंस्ड के तहत मर्ज़ वजूद में आई। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जो है वो पॉलिटिक्स में लेकर आए। तो अभी भी यही अलमी है। तो आपको यूँ कह सकते हैं कि आप कहना चाह रहे हैं ख़ानदान दर ख़ानदान चला आ रहा है। सिंध के अंदर भुट्टो ख़ानदान या गबोल ख़ानदान की बात कर लें तो थोड़ा किसी भी ज़िले का मैं एक ग्रास रूट लेवल की बात करूँगा तो गरीब आदमी जो है वो पाकिस्तान में दूसरे गरीब को वोट देता नहीं है। ये आप देख लें, पूरे मुल्क में ये हालत है। और अब जैसे नीचे आपके यहाँ पे प्लाजा में चाय देने वाला है, उसको मेरे ख्याल में उसकी वाइफ जो है वो भी उसको वोट नहीं देंगे। तो इसकी बुनियादी वजह क्या समझते? क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा कर देखें कि जनरल ज़िया साहब ने जो है वो पहली दफ़ा ये किया था कि उन्होंने डायरेक्ट फंडिंग जो है पार्लियामेंटेरियंस को देनी शुरू कर दी थी। अब उसका ये नतीजा निकला है कि ये कारोबार की सूरत इख्तियार कर चुके हैं।
जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके हाथ में डायरेक्ट फंडिंग आती है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जी अब जनरल ज़िया साहब के दौर में वो मजलिस शूरा के मेंबर थे जमात इस्लामी के, उन्होंने क्या किया कि जी उन्होंने जो है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अपने ज़िले में लगाया। उस 1 करोड़ रुपए में से उन्होंने जो है 20-30 लाख प्रोजेक्ट पे लगाए, 10-20 लाख उन्होंने ठेकेदार को दिए, बाकी 30-40 उन्होंने अपने पास रखा, अपने टाउटों को दिया। वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 30 लाख रुपए का प्लॉट था, आज वो 30 अरब रुपए। इसी तरह से ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है। इस ब्लैक मनी को जो है वो टक्कर लेना, इस ब्लैक मनी को ख़त्म करना, ये किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। मैं जो है इसमें बड़ा मोहतात होकर अपनी पर्सनल व्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन अगर हम अपनी हिस्ट्री का अंदाज़ा लगाएं तो एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जिनका नाम रुदात खान है, मैं उनका यूट्यूब पे एक इंटरव्यू देख रहा था। वो ये फरमा रहे थे कि हमने जो है अयूब खान के दौर में जो है एक पॉलिसी बनाई कि जिसमें हमने कहा कि अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे हम लोग एजुकेशन देंगे, और उसके अंदर जो है हमें इतनी रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो लोग जो एक नेशन को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमें मिलते रहें, और बाकी सब को जो है वो अंधेरे में जो है वो छोड़ दिया जी। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो अमली जो चीज़ें हैं वो बड़ी जो अक्कासी करती हैं। अभी भी आप देख लें हमारी आबादी का जो बहुत बड़ा तबका है वो अभी भी तालीम से महरूम है। पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के अंदर जो है वो गैर तालीम याफ्ता बच्चों की तादाद, स्कूल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल माफिया जितना मजबूत पाकिस्तान में है, शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में जो है इतना मजबूत हो। चलें तो अब पाकिस्तान की सियासत पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में होते हैं, उनकी बेटी नज़रबंद कर दी जाती हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बेटे उनके वो जिलावतन होते हैं। वो सारा नक्शा आपके जहन में, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चूँकि आपने आगाज़ किया वहाँ से सियासत के, वो सारा सिनेरियो और मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक मज़ाहमत का इस्तारा समझी जाती थी, जो जमहूरियत का इस्तारा समझी जाती थी, जिसने आइन बना के दिया पाकिस्तान को और फिर उसकी रखवाली की ज़िम्मेदारी भी ली थी, क्या मौजूदा पीपल्स पार्टी वहीं खड़ी है, उन्हीं नज़रियात पे खड़ी है, या कहीं कंप्रोमाइज़्ड आपको नज़र आती है? सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है ना जी, उनको तो हमारा क्योंकि तल्लुक़ उनकी जमात के साथ है, लेकिन सियासी जमात से हट के भी अगर आप ओवरऑल देखें तो उनकी एक बड़ी ही जो है वो अहम उनकी लेगेसी है। लेगेसी उनकी ये है कि उन्होंने आम इंसान को, पाकिस्तान के पिसे हुए तबके के गरीब इंसान को जो है उन्होंने ज़बान दी, उन्होंने शऊर दिया, वोट की ताकत का जो है वो उनको समझाया। और उस वक़्त जो है सानिया जो ईस्ट पाकिस्तान का, मशरक़ी पाकिस्तान का हुआ था, तो मैं नहीं समझता कि कोई और पाकिस्तानी लीडर इस काबिल था कि वो पूरी कौम को इस बहरान में से निकाल सकता जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कौम को निकाला। तो उनकी जो लेगेसी है वो जो है सारी दुनिया उसको जानती है। और फिर उन्होंने जो है नहायत अहम इक़दामात किए, उन्होंने आइन बना के दिया इस मुल्क को, उन्होंने जो है फिर एटॉमिक पावर जो है पाकिस्तान को बनाया। इसी तरह से जो है बहुत उन्होंने रिफॉर्म्स किए, लेबर के हवाले से बहुत रिफॉर्म्स किए, स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से बहुत रिफॉर्म्स किए, एजुकेशन के हवाले से बहुत रिफॉर्म्स किए। तो शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो लेगेसी है वो मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़्यादा नहीं होगी तो उनसे कम भी नहीं है, क्योंकि वो एक ख़ातून थी। आप देख लें पाकिस्तान आज भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यहाँ पे ख़वातीन को जो है वो बहुत ही मुश्किल से जो है आवाज़ दी जाती है। लेकिन शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, उन्होंने 2 मिलिट्री तला अज़मा और डिक्टेटर्स जो थे, जो कुल ताकत के हामिल थे और नहायत उन्होंने मज़ालिम पाकिस्तान की अवाम पे किए, उनसे उन्होंने ना सिर्फ टक्कर ली बल्कि उनको जो है जमहूरी तरीके से शिकस्त दी, और जो है जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है और जमहूरियत का जो रास्ता है वो हमवार किया। आज कोई भी सियासी जमात जो है वो इक़्तिदार के अंदर है, चाहे वो मिलिट्री की मर्ज़ी से है या मिलिट्री की मर्ज़ी से नहीं है, वो आई इस प्रोसेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इसका सेहरा जो है वो शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जाता है। फिर उनके ख़िलाफ़ बहुत साजिशें हुई, उनकी पहली गवर्नमेंट को जो है वो नहायत
गैर आइनी तरीके से साजिशें करके जो है उसको ख़त्म किया गया। उसके बावजूद उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक बनाया, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो काफ़ी नए एयरपोर्ट्स तामीर किए। फिर उन्होंने अमेरिका के साथ जो है वो मुज़ाकरात करके तो जो है आज जो आईटी आपको इंडिया में नज़र आ रही, आज इंडिया जो है वो सुपर पावर बना हुआ है आईटी का। ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं शुरू में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किए, मगर अलमिया ये है कि उसके बाद जो है मिलिट्री क़यादत इस मुल्क के अंदर आई तो वो हर चीज़ को, इकॉनमी को, जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को, वो एक ख़ास पर्सपेक्टिव से वो लोग देखते हैं, क्योंकि उनको जो है इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती कि हमने अवाम के दरवाजे पे जाना है। उनको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती कि आज से 10 साल के बाद उनका कोई ऑडिट करेगा, कोई उनसे हिसाब लेगा, कोई उनसे पूछेगा कि जी ये जो रिज़ल्ट हैं ये क्यों गलत हुए, आपने क्यों डिसीजन इस तरह से लिए। तो इस वजह से जो है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो IT के एग्रीमेंट्स थे अमेरिका के साथ, उनको सबटाज किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए और ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका खमेज़ा जो है पाकिस्तानी अवाम आज तक अब नज़र आता है आपको। सिंध में तो अभी तक है पीपल्स पार्टी और भरपूर तरीके से है। हमने देखा कि पिछले इलेक्शन 2018 से 2024 में उन्होंने सीट्स ज़्यादा ली हैं सिंध के अंदर। आप पंजाब के अंदर आप वापसी देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की बहुत जल्द, या आपको लगता है बहुत वक्त लगेगा, कोई तब्दीली आएगी तो फिर ये मुमकिन हो सकता है, या अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जो जवाब है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हिस्ट्री देती है। और जो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बॉटम लाइन पे जाके जब लोग कहते हैं कि जी ये डेड हो गई है, ये ख़त्म हो गई है, तो वो दोबारा से उसका रीबर्थ होता है और दोबारा से वो जन्म लेती है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान हमने बनाना है। अब जब पाकिस्तान बन गया, उसका मकसद जो है वो पूरा हो गया। उस वक़्त से आप देख लें कि मुस्लिम लीग जो है वो डिक्टेटरशिप की एक बी टीम का रोल जो है प्ले कर रही है। अयूब खान ने जो है वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग बनाई। फिर जो फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ उन्होंने तो जो है वो इसी तरह से कौम को बेवकूफ़ बनाया। यहिया खान ने मुस्लिम लीग बनाई। फिर आगे जनरल ज़िया ने जो है मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी। परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रखी। तो ये इसी तरह से ये करते रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुनियाद बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि गरीब इंसान को जो है वो ज़बान मिलेगी, गरीब के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। वो मिशन आज भी अधूरा पड़ा हुआ। गरीब इंसान को जो है ना कोई ज़बान मिली है, बल्कि वो पहले से महंगाई के अंदर पिसते से पिसता जा रहा है। तो ये जो है वो ज़्यादा ज़लील है, गरीब आदमी ज़्यादा रुसवा है। ये बहुत बड़ा जो है ये नेशनल ट्रेजिडी है हमारे मुल्क पाकिस्तान की। बानी PTI इस वक्त जो जेल में मौजूद हैं, उनकी जो तनकीद होती है एस्टैब्लिशमेंट पे तो होती है, उनकी पीपल्स पार्टी और नून लीग पे भी ये होती है। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को कहते हैं कि मौजूदा दौर की ये एक पेज है या बी टीम है, जैसे आप कह रहे हैं। सर, जो बानी PTI हैं उनका खान साहब का अलमिया ये है कि हिस्ट्री उनको पता नहीं है। अपनी ज़ात के साए के अलावा कोई चीज़ उनको नज़र ही नहीं आती। किताबें पढ़ने का उनको शौक़ नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल उनमें है कोई नहीं। ख़ुद पसंदी, गुस्सा, और उसके बाद अपने आप को हीरो बना के जो है कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, जो स्किन के अपलिफ्टिंग इंजेक्शंस होते हैं वो लगा के रिंकल्स कैसे ख़त्म करने हैं, मॉडलिंग कैसे की जाती है, इस किस्म के उनके शौक। मैं अभी सोशल मीडिया पे चला जाऊँ ना तो यहाँ आपको सबसे सोशल मीडिया प्रूव कर देगा, पढ़ा लिखा आदमी, सबसे इंटेलेक्ट लेवल हाई, सबसे अच्छा सियासतदान, उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान खान है। तो उसका क्या करें सोशल मीडिया? सर, ये जो सोशल मीडिया है ना, आप ये जो मोबाइल मुझे शो करें, थोड़ा सा मैं आपको तारीख़ की जानिब लेके जाना चाहूँगा। 1997 के जो अखबारात हैं आज भी हमारी यहाँ कराची की लीडिंग लाइब्रेरीज़ में, आर्काइव्स में पड़े हैं। आप आ जाएँ, मैं आपको हेडलाइन सारी आपके सामने रखता हूँ उर्दू अखबारात की। उसके अंदर नवाज़ शरीफ को जो है इसी तरह से हीरो बना के पेश किया जा रहा था। और आप 97 की तारीख देखें, इतने ज़्यादा इसने वोट लिए कि जितने कभी कायद-ए-आज़म साहब ने भी नहीं लिए थे। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि इसके भी ख़िलाफ़ जो है इस्टेब्लिशमेंट होगी और इसको बुरे तरीके से जो है इक़्तिदार से निकाला। हमारी तारीख हमें ये बताती है कि हमेशा जो है इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ना कोई एक नया बंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, और कुछ अरसे के बाद वो जो बंदर है वो इस्टेब्लिशमेंट की अपने गले में जब पड़ा है तो फिर उन्होंने रौला और वावेला मचाया है और उससे जान छुड़ाने की कोशिश की है। यही जो हिस्ट्री में है ये नवाज़ शरीफ के साथ हुआ, आज यही कुछ जो है वो इमरान खान के साथ हो रहा है।
तो ये भी भाईजान जो है इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। इस मुल्क की आवाम को इसके हाल पे छोड़ना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे जो है सियासी जमातों को मुनज़्ज़म होने देना चाहिए, ताकि जो है हर सियासी जमात अपने जो है मैनिफेस्टो पे अमल करे। इस वक्त पाकिस्तान की प्रेजेंट ये सिचुएशन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे जो है अमल कर ही नहीं रही, तो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा कैसे? अवाम इस सिस्टम से जो है वो उसको रिलीफ कैसे मिलेगा, वो मुतमिन कैसे होगी? और इसी वजह से जो है वो अवाम का, आप देख लें इलेक्शन जब होते थे आज से 10-15 साल पहले, बच्चों में बड़ों में बहुत जो है उसका लगाव होता था। लोग जाते थे जो है वो इलेक्शंस के लिए इलेक्शन ऑफिस में, और उनके अंदर एक बड़ा जज्बा होता था। आज जो है किसी को पता ही कोई नहीं, कोई कहता है कि ये फजूल काम। ये अवाम को इतना इस सिस्टम से बेजार और मायूस क्यों किया गया है, ठीक है? क्योंकि वो इसीलिए किया गया है ना कि लोग जो हैं वो इस सिस्टम से बागी हो जाएं, ठीक है, और फिर वो इसी तरह अल्लाह माफ़ करे किसी और सिस्टम की जानिब देखें। तो हमने पाकिस्तान को बचाना है, हमने पाकिस्तान की आवाम को बचाना है, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है बड़ी एक अच्छी जानिब जो है वो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मलिक मोहम्मद अली अवान साहब, जो कि ख़ानदानी तौर पे पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के अंदर, मतलब जिनके बावजदाद सियासी अहदों पर रहे, उन्होंने खदमात अपनी अंजाम दी। लेकिन जो आप ख़ुद हैं, उनका इंटरेस्ट अमेरिका की सियासत में है। अब जहां इस वक्त अमेरिका में ट्रंप सदर हैं, और एक ऐसा सदर वहाँ पे बराजमान है जिसके बारे में कोई कुछ पेश गोई नहीं की जा सकती कि वो कल क्या अहकामात जारी कर दे। यही भारत जो सबसे बड़ा अलायंस हुआ करता था, सबसे बड़ा अच्छा दोस्त हुआ करता था अमेरिका का, उस पर एक बड़ा टैरिफ आयद कर दिया गया, और उसके बाद ये तासुर गया कि शायद भारत का अब अमेरिका से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों में कुछ पेशरफ्त हुई हैं, जिसके बाद लगता है कि भारत एक दफ़ा फिर अमेरिका के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अमेरिका के अंदर सियासत कितनी मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, इस हवाले से हमने कोशिश की आपको बता सकें, और साथ साथ पाकिस्तान में दीगर मसाइल क्या हैं जो कि मोहम्मद अली अवान साहब ने हमें बताने की कोशिश की। ये आपको पॉडकास्ट, हमारी गुफ्तगू कैसी लगी, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और इस किस्म के दीगर जो हम कोशिश करेंगे आपके सामने मेहमान लाते रहें, कुछ ऐसी बातें जो आवाम तक नहीं पहुँच पाती वो आप तक पहुँचाते रहें। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के